गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे विशेषण, अर्थात इसके पहले हम आपको संज्ञा और सर्वनाम बता चुके हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसको जानने के बाद आज हम देखते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या है या विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, यह सब जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो देखते हैं विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या कह सकते हैं कि सिर्फ विशेषता ही नहीं बल्कि हीनता भी है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए वह विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या है, विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ राम क्या है, वह विशेष्य है। अब देखेंगे विशेषण कितने प्रकार का होता है, अर्थात विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, या विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखेंगे कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप इस प्रकार से हैं, अर्थात गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार का होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग या काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें जो करवाता है उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने देख लिया सबसे पहले भाव है, काल है, स्थान है और आकार है। भाव का मतलब अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु, कुछ भी हो सकता है। काल का मतलब अगला, पिछला, नया, पुराना का, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं ना। स्थान शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीणी। आकार लंबा, ऊंचा, नीचा, कुछ भी। समय मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक आदि, ये सब क्या है, समय का बोध करा रहे हैं ना। दशा दुबला, कमज़ोर, स्वस्थ, रोगी, निरोगी। रंग लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, ये सब क्या है, किसी भी गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में देखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। अब कुछ रुपए में आप समझ रहे होंगे ना, हम पहले ही बताए थे संख्या जो या परिमाण जो भी होता है वह निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। तो 1 में 4 कुर्सियाँ ये तो निश्चित है, यहाँ पे निश्चित संख्या दी गई है, लेकिन कुछ रुपए यहाँ पे संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो जहाँ पर संख्या निर्धारित नहीं है उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो गया अनिश्चित। अर्थात जहाँ पर संख्या दी गई है, या 1 है, 2 है, 4 है, वो निश्चित संख्यावाचक हो गया। और जहाँ पर संख्या निर्धारित नहीं की गई है वहाँ कुछ या थोड़ा करके कहा जाता है, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अब हम देखते हैं सर पहले निश्चित संख्यावाचक। जैसे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना। निश्चित संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना।
ये सब क्या है? यह निश्चित संख्या है। तो प्रयोग के आधार पर यदि देखा जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। यदि गणनावाचक विशेषण देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? गणनावाचक हो गए। क्रमवाचक देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह क्रमवाचक विशेषण हो गया। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, चौगुना ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण, समुदाय दोनों, चारों, पाँचों ये सब क्या हो गए? समुदायवाचक विशेषण हो गए। तो निश्चित संख्यावाचक में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर किसी भी वस्तु की गणना की गई हो या किसी व्यक्ति का क्रम बताया गया हो, तो यह जो है निश्चित यदि संख्या दी गई है तो निश्चित संख्यावाचक, और संख्या अगर निर्धारित नहीं है तो वह अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में देख रहे हैं जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्या पहले ही बताया ना कि थोड़े आदमी में कितने आदमी, 1, 2, 4, 6 कितने हैं यह हमें पता नहीं है, यह निश्चित नहीं है ना। थोड़े आदमियों में कुछ भी हो सकता है, तो यह अनिश्चित है संख्या। यहाँ पर कुछ रुपए, कितने रुपए? 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20, 25, 50 क्या है? कुछ संख्या यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई। यदि कहते 50 रुपये तो वह निश्चित संख्यावाचक हो जाता, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। अब हम देखेंगे गुणवाचक के बाद, संख्यावाचक के बाद अब परिमाणवाचक। परिमाणवाचक संख्या, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप तौल, है ना। तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा अर्थात नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी। अब देखिए शेर भर दूध और तोला भर सोना ये तो निश्चित हो गया, लेकिन थोड़ा पानी क्या है? यह अनिश्चित हो गया। अर्थात मात्रा भी जो होती है या परिमाणवाचक विशेषण भी जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित, अर्थात निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या निर्धारित है वहाँ पर, जैसे 2 किलो चीनी, तो 2 किलो चीनी क्या है? यहाँ पर मात्रा निर्धारित की गई है ना, निश्चित मात्रा है। और थोड़ा चीनी, जैसे हमने कहा थोड़ा चीनी दे दीजिए, तो थोड़ा में कितना चीनी हमको चाहिए यह संख्या निर्धारित नहीं की गई है। जहाँ पर संख्या निर्धारित नहीं है वही अनिश्चित परिमाणवाचक, मात्रा निर्धारित नहीं है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या निर्धारित नहीं होती, मात्रा और परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा निर्धारित नहीं होती। अगर हम कहें 2 लीटर दूध तो यहाँ पर हमारी मात्रा जो है या परिमाण जो है वह निश्चित किया गया है, लेकिन कह दे थोड़ा दूध तो वह अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूध की मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना कि दूध की मात्रा भी निर्धारित की गई है 1 लीटर, कपड़ा कितना चाहिए 10 मीटर, आलू कितने चाहिए 1 किलो। अर्थात दूध, कपड़ा, आलू सबकी मात्रा निश्चित दी गई है। यहाँ पे हमको दूध कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए और आलू कितना चाहिए। तो यहाँ पर मात्रा जो है, परिमाण जो है वह निश्चित है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और जहाँ पर ये संख्या निर्धारित ना हो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे हमने निश्चित में बताया कि दूध की मात्रा, कपड़े की मात्रा और
आलू की मात्रा निर्धारित की गई थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना दूध की मात्रा निर्धारित है, ना शहद की, ना पानी की और ना ही पैसे की। अर्थात यहाँ पर मात्रा जो है वह अनिश्चित है, क्योंकि थोड़ा दूध में कितना दूध चाहिए हमको यह निश्चित नहीं है। कुछ शहद, बहुत पानी या थोड़ा पानी, अधिक पैसा। यहाँ पर ना ही दूध की मात्रा निर्धारित की गई है, ना ही शहद की और ना पानी की, ना पैसे की। अर्थात यहाँ पर मात्रा जो है वह हमारी अनिश्चित है। यहाँ पर मात्रा का बोध नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर मात्रा का बोध नहीं हो रहा है वहाँ हम क्या कहेंगे, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहले ही आपको बताया गया है कि जब संज्ञा की मात्रा का या जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो। निश्चित अनिश्चित दो चीज़ ध्यान देते रहेंगे। जहाँ पर मात्रा निश्चित हो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पर मात्रा निश्चित ना हो, निर्धारित ना की गई हो, वहाँ पर हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक के बाद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में देखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो सर्वनाम शब्द समझ रहे हैं ना, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उसे हम सर्वनाम कहते हैं ना। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि, ये सब क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यही सारे शब्द जब अकेले प्रयोग होंगे तो अर्थात उनके बाद यदि संज्ञा नहीं होगा, तब ये सर्वनाम का काम करते हैं। और यदि संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहे हैं अर्थात संज्ञा के पहले, जहाँ पर संज्ञा शब्द है या संज्ञा शब्द के पहले यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि, ये सब सारे सर्वनाम जो हैं वह संज्ञा के पहले यदि जुड़ कर रहे हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। तब वहाँ पर ये सर्वनाम का काम नहीं करते, वहाँ पर ये सर्वनाम नहीं कहे जाते, वहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह लड़का कामचोर है। अब यदि हम कहते वह कामचोर है तब क्या होता, वह का काम, तब वहाँ पर वह को हम कहते सर्वनाम, उसमें वह सर्वनाम का काम करता, क्योंकि लड़का क्या है, वह लड़का संज्ञा है ना, तो यह संज्ञा के पहले प्रयोग हो रहा है ना, वह लड़का कामचोर है। यहाँ पर संज्ञा के पहले जुड़ रहा है, संज्ञा शब्दों के पहले यदि जुड़ा है तो हम क्या कहेंगे, इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इस परीक्षार्थी ने नकल की है। परीक्षार्थी ने नकल की है, परीक्षार्थी क्या है, परीक्षार्थी संज्ञा हो गई ना, तो इसने नकल की है तब वह सर्वनाम का काम करता। लेकिन इस परीक्षार्थी ने नकल की है, परीक्षार्थी कौन है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले जुड़ रहा है, इसलिए यह सर्वनाम न होकर क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। हम पहले बताए ना कि जब सर्वनाम जो होता है वह संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तब वह सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में
अंतर है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार बताया जा रहा है। अब देखेंगे विशेषण की अवस्था। अवस्था का मतलब इनकी दशाएं। विशेषण जो होता है वह उसकी 3 दशाएं होती हैं। पहला तो हो गया आपका मूलावस्था, दूसरा हो गया उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। अर्थात किसी भी चीज़ की या किसी भी विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 मूल। एक तो मूल अवस्था हो जाती है, दूसरी हो जाती है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? इसमें तुलना नहीं होती, सामान्य रूप से विशेषता पाई जाती है या विशेषता बताई जाती है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, ये सब क्या है? यह मूल अवस्थाएं हैं। और उत्तरावस्था क्या है? उत्तरावस्था हम देखेंगे, इसमें 2 की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है। जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। अब देखेंगे उत्तमावस्था। मूलावस्था और उत्तरावस्था के बाद देखना है हमको उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है? 2 से अधिक वस्तुओं, भावों की तुलना करके एक से अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे 2 की तुलना तो किए, लेकिन उन दोनों की तुलना करके एक से अधिक या दूसरे क्या करेंगे? किसी से अधिक या किसी से न्यून बता देंगे या कम बता देंगे। जैसे हमने कहा सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। अभी ये क्या है? उसकी पहली बात तो ये गुण है, वह जो दोष है क्या है कि वह सबसे कक्षा में अधिक चतुर है। उसकी जो है सब में तुलना करने के बाद इसकी विशेषता अलग कर दी गई है ना, तो यह उत्तमावस्था कहलाई। जैसे 2 लोगों की तुलना में किसी तीसरे को यदि हम विशेषता दे देते हैं तो वह उत्तमावस्था कहलाता है। इसके बाद उत्तमावस्था के बाद हम ध्यान देंगे, उत्तमावस्था के बाद अब हम देख रहे हैं विशेषण की तीनों अवस्थाओं का थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। वैसे देख रहे हैं ना कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीनों में डिफरेंट क्या है? कोमल। कोमल क्या है? या मूल अवस्था है विशेषण की, फूल बहुत कोमल होता है। लेकिन उत्तरावस्था क्या है? कोमलतर। और उसी की उत्तमावस्था क्या है? कोमलतम। फिर मूलावस्था क्या है? गुरु। उत्तरावस्था गुरुतर और उत्तमावस्था क्या है? गुरुतम। बृहत का देख रहे हैं, मूल अवस्था क्या है? बृहत, उत्तरावस्था बृहतर और उत्तमावस्था बृहत्तम। फिर सुंदर का देख रहे हैं इसी प्रकार से, सुंदर क्या है? यह मूलावस्था है और उत्तरावस्था सुंदरतम और सुंदरतम क्या है? वह उत्तमावस्था है। इस प्रकार से हम विशेषण की तीनों अवस्थाओं के बारे में पहले देख लिए। सारे शब्दों को कहाँ पर मूलावस्था का प्रयोग हो रहा है, कहाँ उत्तरावस्था और कहाँ पर उत्तमावस्था। ये सब देखने के बाद हमको जानना है कि विशेषण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। देखते हैं विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अर्थात विशेषण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्त चिन्ह नहीं लगते। ध्यान दीजिएगा कि विशेषण शब्दों के आगे कभी भी विभक्त चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे अच्छे घर का या वीर मनुष्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभक्त चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है पुल्लिंग आकारांत विशेषण का आ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है। कहने का मतलब कि जो आकारांत विशेषण होता है
वह सिर्फ आ को यदि छोड़ दें, आ कर्ता जो होता कारक होता है उसके एक वचन को यदि हम छोड़ दें तो और जितने भी कारक होते हैं वो सब किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ए में। जैसे अच्छे लड़के, बुरे लड़के। अब ये सब कारकों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। कैसा परिवर्तन, अर्थात जैसे एक वचन होता तो अच्छा लड़का, बुरा लड़का, आ रहता ना, लेकिन हमने कहा ना एक वचन को यदि छोड़ दें तो जो कारक हैं वो ए में परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर अच्छे लड़के, अच्छे लड़कों में अब ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन हो गया ना, बुरे लड़के। यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, आ का क्या हो जा रहा है, ए हो गया। एक वचन होता तो आ रहता अच्छा लड़का बुरा लड़का, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किस में हो रहा है, ए में। इसीलिए अच्छे लड़के बुरे लड़के। विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है। सॉरी, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण होता है। जैसे बहुत सुंदर घर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। जहाँ कोई परेशानी होती है आप निसंकोच हमसे कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जो है आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।